अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। बड़ी तेल लगा दिया। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हम लोग उसमें टेस्ट प्रेफर कर रहे होते हैं। पेट भरना तो है लेकिन दिल कर रहा होता है कि टेस्ट हो। और अगर टेस्ट में वो जैसे कहीं खाने पे गए, आर्टिकल में तो रोटी छोटी तो बहुत खाई है जिंदगी में, तो कहीं खाने पे गए, अब वहां उस वक्त मेन प्रेफरेंस टेस्ट थी। तो जब टेस्ट नहीं आया ना तो खाना खाने के बाद मुंह बनाते हुए यार ये मजा नहीं आया, ये कहाँ लेके आए, होता है ना। क्योंकि हमें लग रहा था कि खाना खाना वो खाना ही खाना क्या है, इसमें हम प्रेफरेंस टेस्ट को दे रहे थे, तो हमने उस टेस्ट के पूरे ना होने की वजह से ऐसा बुरा मुंह बनाया कि मजा ही नहीं आया। इब्ने माजा 1764। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोजेदार का दर्जा पा लेता है। जो रोजा रख के सबर कर रहा है तो खाना खा के शुक्र करने वाला उस दर्जे का होता है, और हम लोग खाने को लिफ्ट ही नहीं कराते। अच्छा भाई, रिस्क ये पेपर में लाजमी आता है। अगर समझ आ जाए और सवाल बहुत टेढ़ा ना हो तो ये जल्दी भी हो जाता है और उसमें नंबर लेना भी आसान होता है। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे आए हैं कि सवाल टेढ़े हों, तो जनरली ये नंबर देने वाला टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। इसको मैंने अपनी बुक में दो टुकड़ों में, 2 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। वैसे पढ़ाने के एतबार से 3 टॉपिक्स हैं ये। एक है करेंसी रिस्क, एक है कमोडिटी रिस्क। मैंने इन दोनों को मिला के एक चैप्टर में डाल दिया हुआ है। मैंने इसका बनाया हुआ है चैप्टर पता नहीं कौन सा, 7। और एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके स्टेप्स बिल्कुल इससे मिलते जुलते थे कैलकुलेशन, इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में डाल दिया। और इसके लिए मैंने अगला चैप्टर बना दिया, चैप्टर 8। ज्यादा एग्जाम में करेंसी टेस्ट होता है लेकिन इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना पहले करेंसी रिस्क पढ़ते हैं, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। इसको मैंने चैप्टर 7 पहले ये शुरू करते हैं। करेंसी रिस्क क्या होता है इस पे आते हैं बाद में। पहले ना आपको मैं एक्सचेंज रेट्स यूज करने की प्रैक्टिस करवाता हूं। यूज ऑफ एक्सचेंज रेट्स फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। पहले ये सिखाता हूं, रिस्क पे बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको ना कुछ करेंसी की जो ट्रांजैक्शन हैं उनमें एक्सचेंज रेट वाली बात समझा दूं। मार्केट होती है वहां जहां पर किसी प्रोडक्ट के बायर सेलर होते हैं, वो मार्केट है। वो फिजिकल भी हो सकती है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो होती है मार्केट। जिस प्रोडक्ट की मार्केट, मिसाल के तौर पर मोबाइल की मार्केट है और चलो ऑफिस सेंटर, उस मार्केट में प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल। अच्छा, सिर्फ ब्रांड न्यू मोबाइल होते हैं या यूज्ड भी होते हैं? और जिस दुकान से यूज्ड मोबाइल खरीद रहे हैं वहां पर जाकर बेच भी सकते हैं, है ना। उसी दुकान पे हम मोबाइल बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। वो जो दुकानदार बैठा हुआ है वो जो चीज खरीद बेच रहा है तो खिदमत खल्क के लिए तो नहीं बैठा हुआ। तो वो जो खरीदेगा वो सस्ता खरीदेगा और जो बेचेगा वो महंगा खरीदेगा, बिजनेस करने बैठा है। तो किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट के बायर सेलर्स होते हैं और उस प्रोडक्ट का रेट कौन तय करेगा? सेलर के बायर। रेट कौन बताएगा? दुकानदार बताएगा कि मैं जाके बताऊंगा मैं इतने की दूंगा, ये ले सर आप ले लें। दुकानदार बताएगा ना। तो प्रोडक्ट की मार्केट में प्रोडक्ट के बायर सेलर हैं और उस प्रोडक्ट की प्राइसेस सेलर बता रहा होगा। ठीक है, चलें यूज्ड से हटके नई प्रोडक्ट की मार्केट में आते हैं। वो मार्केट्स जहां पर बार्गेनिंग नहीं होती, जैसे तंदूर के ऊपर चले गए तो तंदूर के ऊपर रेट लिस्ट लगी हुई है। तो रेट लिस्ट किसने लगाई है? ग्राहक ने कि दुकानदार ने? दुकानदार ने लगाई है। अच्छा, वो रेट लिस्ट किसकी रेट लिस्ट है? रोटी की। कितनी रोटियों की है? 1 रोटी की। तो दुकानदार प्रोडक्ट की रेट लिस्ट लगा रहा है, दुकानदार। वो उस प्रोडक्ट के 1 यूनिट का रेट है, ये दुकानदार। तो किसी भी मार्केट में तरीका यही है कि एक मार्केट में प्रोडक्ट के बायर सेलर होंगे और उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी। अच्छा, वो प्राइस जो लिखी है तंदूर में, जो 30 लिखा हुआ, 30 क्या है? डॉलर? रुपीज ना? रुपीज क्यों लिखे हैं?
क्योंकि यहां पाकिस्तान में वो दुकान है और रोटी खरीद के प्राइस रुपी में पे की जाएगी, यानी रुपी एक मीडियम ऑफ सेटलमेंट है। तो प्रोडक्ट रोटी है, प्राइस उसकी रुपीज में कोट हो रही है और खरीदने वाला रोटी लेगा और रुपए दे देगा। इसी तरह पेट्रोल पंप पे गए आप तो वहां पर रेट लिस्ट किसने लगाई है? वो पेट्रोल पंप वाले ने, कि हम जाके बताएंगे। और रेट लिस्ट किस चीज की लगाई हुई है? 1 लीटर पेट्रोल की। और वो जो 270 लिखा हुआ वो $270 है, रुपए है। तो क्यों रुपए क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में। तो इसका मतलब किसी भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के बायर सेलर है, उस प्रोडक्ट की प्राइस वहां कोटेड है और वो किसी ना किसी करेंसी में कोटेड है। जो मैंने 2-3 मिसालें दी, रुपीज में कोटेड है। इसी तरह अगर सऊदी अरब चले जाएंगे तो वहां जो भी प्राइसेस लगी होंगी वो रियाल में कोटेड होंगी। यूएस में चले जाएंगे तो जो भी प्राइसेस लगी होंगी डॉलर में, सेंट्स में कोटेड होंगी। तो किसी भी मुल्क में जो मार्केट है उस मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइसेस रेट लिस्ट लगी हुई है और वो रेट लिस्ट कोटेड किस में है? जो उस मुल्क की करेंसी है। अगर हमें, मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हमें अगर फॉरेन करेंसी चाहिए किसी काम के लिए तो उसकी भी कोई मार्केट होगी। तो वो जो फॉरेन करेंसी की मार्केट होगी ना, उसको कहेंगे फॉरेक्स। और इस मार्केट में चूंकि मार्केट है तो उसका कोई प्रोडक्ट होगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो फॉरेन करेंसी होगी। और ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस लग रही होगी वो लोकल करेंसी में लग रही होगी। जैसे अगर दुकान पे रेट लिखा हुआ है कि रुपीज पर डॉलर 280, तो प्रोडक्ट क्या है? डॉलर है और उसकी प्राइस किसमें लग रही है? रुपीज में। क्योंकि पाकिस्तान में है तो फिर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस होगी और वो प्राइस डिनोमिनेट यानी कोड उस मुल्क की करेंसी में लग रही होगी। मिठाई की दुकान पे रेट लिस्ट 800 रुपए, तो हम मिठाई लेंगे और रुपी देंगे तो कहेंगे भाई मिठाई की प्राइस है। यहां पर डॉलर की ये प्राइस है, ले क्या रहे होंगे? डॉलर। दे क्या रहे होंगे? तो जो मिल रहा है बेशक वो प्रोडक्ट है लेकिन एक करेंसी है ना, और जो दे रहे हैं वो भी। इसलिए इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं क्योंकि इसमें करेंसी एक्सचेंज हो रही होती है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्राइस। यहां तक ओके? अच्छा, जो मिठाई की दुकान है वहां पर मिठाई सिर्फ मिलेगी, हम जाके बेच नहीं सकते। वहां तंदूर है, वहां से रोटी हम खरीदेंगे, जाके रोटी बेच नहीं रहे होंगे। पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल खरीद रहे होंगे, जाके बेच नहीं रहे होंगे। लेकिन यहां पर इस दुकान पे हम डॉलर खरीद भी सकते हैं और जाकर बेच भी सकते हैं। तो इसका मतलब वो दुकानदार फिर हमसे डॉलर खरीदने को भी तैयार है, बेचने को भी तैयार है। लेकिन क्योंकि बिजनेस कर रहा है बैठ के, तो खरीदेगा सस्ता, बेचेगा महंगा। और बहस ना हो तो उसने रेट लिस्ट लिख के लगाई होगी। तो इसका मतलब है कि जब करेंसी की दुकान पे जाएंगे तो करेंसीज जो कि प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रेट लिस्ट लगी होगी उसमें 2-2 रेट्स आ रहे होंगे। ये रेट लिस्ट किसने लगाई होगी? खरीदने वाले ने, बेचने वाले ने? बेचने वाले ना, मतलब दुकानदार ने लगाई होगी। तो ये जो करेंसी के रेट लिस्ट लगी होती है इसको हम कह देंगे करेंसी का कोड। और रेट लिस्ट लिखने के 2 तरीके हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट कोड, पाकिस्तान में ये चलता है, और एक होता है इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड। अच्छा, वापस तंदूर पे आते हैं। तंदूर पे लिखा हुआ है 30 रुपए एक रोटी के, 30 रुपए की एक रोटी। अच्छा, ये लिखा हो सकता था कि 1 रुपए में 0.33 रोटी आ जाएगी या 0.03 रोटी आ जाएगी। लिखा होता तो गलत है क्या? है तो सही ना, लेकिन घुमा फिरा के बात हो रही है ना। तो डायरेक्ट कोड वो है जिसमें सीधी सीधी बात हो रही होती है और जो प्राइस फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, इतना लंबा फॉरेन करेंसी, तो ये FCY ठीक है, फॉरेन करेंसी। यानी ये वो तरीका है प्राइस कोड करने का जिसमें एक फॉरेन करेंसी की प्राइस कोड की जा रही है। ये उल्टा तरीका है। इसमें एक फॉरेन करेंसी की प्राइस कोड करने की बजाय ये बताया जा रहा होगा अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कोटेड अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। यानी डायरेक्ट कोड ये होगा कि हमें वहां करेंसी की दुकान पे रेट लिखा मिले कि $1 280 रुपए का। ये डायरेक्ट सीधा तरीका बात करने का। और अगर वहां रेट लिस्ट में ये लगा होता कि डॉलर इतने का है कि 1 रुपए में 0.02 आ जाएंगे, तो ये भी रेट बताने का तरीका है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है। यानी इसमें फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट कितने का है और इसमें एक लोकल करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे यहां पाकिस्तानी मार्केट में रुपीज पर डॉलर 280 और 284 रुपीज पर डॉलर, यानी $1 इतने रुपए का है। पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी डॉलर है और यह बताया जा रहा है कि $1 इतने रुपए का है। और मिसाल के तौर पे यूके में ये स्टर्लिंग है, यूके की करेंसी है, उल्टा 7।
ये यूके की करेंसी है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो डॉलर है, लेकिन लिखा कुछ इस तरीके से हुआ है कि एक स्टर्लिंग में इतने डॉलर आएंगे। प्राइस डॉलर की बताई जा रही है, लेकिन इस तरह के एक स्टर्लिंग में कितने डॉलर आ जाएंगे। यहां पर एक डॉलर कितने का आएगा, तो ये डायरेक्ट कोट होता है, ये इनडायरेक्ट कोट होता है। डायरेक्ट कोट वो है जिसमें एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, और इनडायरेक्ट कोट होता है जिसमें एक यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। यानी जिसमें लोकल पर फॉरेन है तो ये डायरेक्ट कोट है, और फॉरेन पर लोकल है तो ये इनडायरेक्ट कोट है। अब ये जो मैंने दो रेट्स लिखे हैं, इनकी भी तरतीब समझनी जरूरी है। ये रेट कौन कह रहा है, दुकानदार या जो कस्टमर जा रहा है? दुकानदार। तो ये जो रेट्स हैं, ये करेंसी डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाय रेट है, ये सेल रेट है, और यहां ये सेल रेट है और ये बाय रेट है। अच्छा, बाय सेल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये जो बाय और सेल का वर्ब है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? दुकानदार यानी करेंसी डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो बाय और सेल का वर्ड है, ये प्राइस हो किसकी कोट रही है? प्रोडक्ट की, यानी फॉरेन करेंसी की। तो इसको दुकानदार कैसे बता रहा होगा? करेंसी डीलर कहेगा $1 मैं इतने में बाय करूंगा आपसे, और $1 मैं इतने में सेल करूंगा। कौन बाय सेल कह रहा है? दुकानदार, करेंसी डीलर। हम नहीं, हम तो कंपनी है जिसको बाहर से पैसा आना है। दुकानदार ये बात कह रहा है कि मैं $1 इतने रुपए में बाय करूंगा और $1 इतने रुपए में सेल करने को तैयार हूं। और यहां पर दुकानदार क्या कह रहा होगा? दुकानदार यूके में, वो कह रहा है कि मैं एक स्टर्लिंग में इतने डॉलर बेचूंगा। बात डॉलर की कर रहा है, और यहां कह रहा है कि मैं एक स्टर्लिंग में इतने डॉलर बाय करूंगा। यानी जो बाय और सेल का वर्ड है, बाय और सेल का वर्ड, एक बात वो फॉरेन करेंसी के लिए है, दूसरी बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो बातें याद रख लें कि ये जो बाय और सेल का वर्ड है, ये प्रोडक्ट यानी फॉरेन करेंसी के लिए है और डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां पर डायरेक्ट कोट है तो बाय सेल, और इनडायरेक्ट है तो सेल बाय। बस ये 2-3 मिनट रह गए। जी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और बाय सेल वाली बात समझ आई। दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्ट कोट वो है जिसमें फॉरेन करेंसी का एक वर्सेस लोकल करेंसी के कुछ, यानी आपको जो नंबर लिखा नजर आ रहा है, चलो और आसान, जो नंबर लिखा नजर आ रहा है वो लोकल करेंसी है, और फॉरेन करेंसी लिखा नजर नहीं आ रहा वो वन है। इनडायरेक्ट कोट, जो नंबर लिखा नजर आ रहा है ये लोकल करेंसी है क्योंकि फॉरेन करेंसी वन है। ये बात ठीक है। डायरेक्ट कोट में जो नंबर्स लिखे नजर आ रहे हैं ये लोकल करेंसी के नंबर्स हैं, यानी 280 रुपए, 284 रुपए। और इनडायरेक्ट कोट में जो नंबर्स लिखे नजर आ रहे हैं
ये किसके हैं? फॉरेन करेंसी के, मतलब $1.36, $1.39। इसमें फॉरेन करेंसी 1 है, इसमें लोकल करेंसी 1 है। ये लेफ्ट बाय है, राइट सेल है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कम वाला बाय है, ज्यादा वाला सेल है, और यहां पर लेफ्ट सेल है, राइट वाला बाय। दो बातें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाय और सेल का वर्ड किस करेंसी के लिए बोला जा रहा है? फॉरेन करेंसी के लिए। और कौन बोल रहा है? डीलर। ठीक है, ये दो बातें याद रखें। इनका इस्तेमाल क्या है? इनका इस्तेमाल यह है कि आपको सवालों के अंदर एक करेंसी की अमाउंट दूसरी करेंसी की अमाउंट में लानी पड़ेगी। जैसे सवाल में पता चल रहा है कि हमें कस्टमर से $20 मिलियन मिल रहे हैं, तो रुपए कितने मिल रहे हैं, तो उस डॉलर को रुपए में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब वो ट्रांसलेट कैसे करना है, ये आपको मैं 4 एग्जांपल से सिखाता हूं। पाकिस्तानी कंपनी है और ये रिसीव किए है येन, ये जापानीज येन, वाई और उसमें 2 क्रॉस। पाकिस्तानी कंपनी विल रिसीव 240,000 येन और एक्सचेंज रेट है रुपीज पर येन 1.95 और 1.98। तो रिक्वायर्ड है, अभी फौरन नहीं, पहले मैं चारों मसाले लिख लूं फिर करिएगा, अभी नहीं। रिक्वायर्ड है रुपी रिसीट, अभी नहीं करना, पहले मैं 4 मसाले लिख लूं फिर करना। दूसरी मिसाल, यूके कंपनी है, विल पे यूरो 500,000 और एक्सचेंज रेट है यूरो ओवर येन, यूरो ओवर स्टर्लिंग। $1.72, $1.75। तो स्टर्लिंग पेमेंट कितनी बनी, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, यूएस कंपनी है, विल पे दिरहम 1 मिलियन और receive dirham per dollar 3.61, 3.64। और चौथी एग्जांपल, Chinese company will pay $12 लाख और चाइनीज करेंसी होती है युआन, युआन ओवर यूरो 9.45 और 9.48। तो रिक्वायर्ड है युआन पेमेंट। चलें, ये 4 एग्जांपल सॉल्व करें। ये आपने पहचानना है कि डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है।
यूएस कंपनी है ना, तो डॉलर रिसीट, जिस कंपनी का सवाल है वो बन के सोचें। हाँ जी, डन करो। हाँ जी, आपस डूइंग। चलिए बताता हूँ कौन सा रेट लिया। 1.95 सबने 1.98। अच्छा, इधर 1.72 75, इधर 3.61 64, यहाँ 9.48 45। यानी किसी एक पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल, जिसको भी लिया इसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इधर डिवाइड। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड में इत्तेफाक लग रहा है, रेट पे इत्तेफाक नहीं है। चले समझाता हूं। पहले बताता हूं कि कौन सा रेट लेना। डायरेक्ट कोट है क्या इनडायरेक्ट कोट है? पाकिस्तानी कंपनी है तो ये लोकल करेंसी हुई, ये ऊपर है डायरेक्ट कोट, बाय सेल। डायरेक्ट कोट है तो ये बाय है और ये सेल है। हमें 2,40,000 येन मिलेंगे। करेंसी की दुकान पे जाएंगे हम, उसको ये येन देंगे या उससे लेंगे? उसको देंगे। वो हमसे खरीदेगा कि बेचेगा? वो हमसे खरीदेगा, तो वो खरीदने का ये रेट तो 1.95। यूके कंपनी का सवाल है। यूके की करेंसी होती है स्टर्लिंग, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लोकल करेंसी नीचे है तो इनडायरेक्ट। लोकल करेंसी ऊपर हो तो डायरेक्ट है, लोकल करेंसी नीचे है तो इनडायरेक्ट है। या आप इसको फॉरेन करेंसी से याद रख लें, फॉरेन करेंसी नीचे है तो डायरेक्ट है, फॉरेन करेंसी ऊपर है तो इनडायरेक्ट है, जैसे मर्जी याद रख लें। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि लोकल है कि जिस कंपनी का सवाल? अच्छा, ऐसे भी सवाल है जिसमें ये नहीं पता होता किस कंपनी का सवाल है, ऐसे भी सवाल है। तो उनमें फिर सवाल वाले ने मेहरबानी ये की होती है कि बाय सेल का वर्ड लिख दिया होता है। तो अगर लेफ्ट पे बाय है तो लेफ्ट पे बाय लिखा हुआ है तो डायरेक्ट कोट। अच्छा जी, हम यूके कंपनी है, स्टर्लिंग नीचे है तो ये इनडायरेक्ट कोट है, सेल बाय। ये सेल है, ये बाय है। हमने यूरो पे करने हैं, हमने अपनी क्रेडिटर को यूरो पे करने हैं। करेंसी की दुकान पे जाएंगे, उससे यूरो लेंगे कि यूरो देंगे? उससे यूरो लेंगे। वो हमें यूरो सेल करेगा तो सेल रेट लगाएगा। अच्छा, जिन्होंने 1.75 लगाया था तो क्यों? अभी भी नहीं समझ आया। यूके कंपनी का सवाल है, स्टर्लिंग नीचे है तो ये इनडायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट है मतलब ये सेल है, ये बाय है। हमने क्रेडिटर को पैसे पे करने हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए ना। हम दुकान से जाके फॉरेन करेंसी खरीदेंगे या जाके उनको देंगे? तो वो हमें सेल करेगा तो इसलिए सेल रेट लगेगा। यूएस कंपनी का सवाल है, डॉलर नीचे है तो इनडायरेक्ट कोट है, यानी सेल और बाय। हमें दिरहम कस्टमर से मिलने हैं, हम वो दिरहम लेके करेंसी की दुकान पे आएंगे, उसको देंगे, वो हमसे बाय करेगा तो बाय रेट लगेगा। $3.61 जो लगा रहे थे क्यों?
3.6 किसने बोला था? क्यों? अच्छा गलती हो गई थी, ठीक। चाइनीज कंपनी का सवाल है, युआन ऊपर है, डायरेक्ट कोट है, बाय सेल, यूरो पे करना है, चाहिए हमें यूरो, करेंसी की दुकान से जाके हम यूरो लेंगे, वो दुकानदार हमें सेल करेगा, डायरेक्ट कोट है सेल। ये चारों रेट दोबारा पक्के करने, कोई कंफ्यूजन है किसी पे तो बताएं। जी जी, यूएस कंपनी है, हाँ, तो सेल और बाय ना, हाँ, तो हम दुकानदार को जाके देंगे, वो हमसे बाय करेगा, तो ये सेल है, ये बाय है। हाँ जी, चारों, देखिए चार ही बातें हो सकती है ना, ये चार ही हो सकती हैं चीजें। किसी रेट पे कंफ्यूजन है तो बताएं। अगला मसला, मल्टीप्लाई करना कि डिवाइड करना। इसके लिए ना बड़ा एक आसान सा शॉर्टकट बता रहा हूं। हमें आंसर किसमें चाहिए? हमें आंसर जिसमें चाहिए वो कहां है? ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दे, नीचे है तो डिवाइड कर दे। हमें आंसर रुपीज में चाहिए, रुपीज ऊपर है तो बस मल्टीप्लाई कर दे, यानी 240,000 इंटू 1.95। अच्छा, और अगर और करेंगे तो ये येन येन कट रहा है, इसलिए रुपीज में आंसर आ रहा है। यहां पर हमें आंसर किसमें चाहिए? युआन में, युआन ऊपर है, मल्टीप्लाई कर दें, 12 लाख यूरो इंटू युआन ओवर यूरो 9.48। ये युआन कैंसिल, यूरो कैंसिल हो गया, युआन में आंसर आ गया। हमें स्टर्लिंग में आंसर चाहिए, स्टर्लिंग नीचे है तो डिवाइड कर दें, 5 लाख यूरो डिवाइडेड बाय 1.72। ये डिवाइड है इसलिए यूरो यूरो कट जाएगा और स्टर्लिंग ऊपर आ जाएगा। हमें आंसर चाहिए डॉलर में, डॉलर नीचे है इसलिए डिवाइड, दिरहम 1 मिलियन डिवाइडेड बाय दिरहम ओवर डॉलर 3.64। डिवाइड है तो दिरहम दिरहम कैंसिल हो जाएगा, डॉलर ऊपर आ जाएगा। तो फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस में ट्रांसलेट करने के लिए दो मसले आएंगे, रेट कौन सा लेना है और मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का तो आपको शॉर्टकट बता दिया कि आंसर जिसमें चाहिए वो अगर नीचे है तो डिवाइड कर दें, ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बात तो लिख लेते, लिख ली। अच्छा, अब ना मैं आपको अच्छा, जितने लोग भी बीएफडी करेंसी पढ़ाते हैं ना, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक सब ने ना अपने अपने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं। जो टीचर शॉर्टकट यूज करते हैं वो अपने अपने शॉर्टकट पे कॉन्फिडेंट, तो मैं अपने शॉर्टकट पे कॉन्फिडेंट हूं। तो इसलिए है ये 100% टेस्टेड, यदि सारे सवालों में बिल्कुल परफेक्टली लगेगा प्रोवाइडेड कि आप सही लगाएं। तो शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड पहचान के बाय सेल लगाने में कंफर्टेबल हैं, जरूर करें, जरूर। यानी मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप बाय सेल छोड़ दें, डायरेक्ट डायरेक्ट छोड़ दें, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर समझ आ गया तो फिर उसमें बाय सेल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मोहताज नहीं रहेंगे। है थोड़ा अजीब सा, लेकिन अगर समझ आ गया तो फिर आपको बाय सेल और डायरेक्ट डायरेक्ट का कोई मसला नहीं। हाँ जी, बताऊं या बाय सेल पे रहें? बताएं। आपने डीलर बन के सोचना है, दुकानदार, और उसके पास करेंसी की आनियां जानियां नोट करनी है। दुकानदार बन के सोचना है और करेंसी की आनियां जानियां नोट करनी है, और दुकानदार को लेफ्ट साइड पे बिठाना है। इंग्लिश यहां से लिखते हैं ना, तो इधर है दुकानदार। हम पाकिस्तानी कंपनी है, आपने करेंसी का दुकानदार बनके करेंसी की आनियां जानियां बतानी है। उस दुकानदार को कौन सी करेंसी आएगी, कौन सी जाएगी,
यहां से भी हिंट मिल रहा है, येन आएगा, रुपीज जाएगा, येन आएगा और रुपीज जाएगा, रुपीज ऊपर है ना, रुपीज जाएगा, येन आएगा। यूके कंपनी का सवाल है, करेंसी दुकानदार यूके में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, उधर नहीं, इधर बैठा हुआ है, तो यूरो और स्टर्लिंग आनिया जानिया बताएं। यहां से भी आपको बड़ा पक्का हिंट मिलता है, यूरो जाएगा, स्टर्लिंग आएगा, ये स्टर्लिंग है, ये आएगा, यूरो जाएगा, यहां तक। अच्छा, आप काम आधा कर देता हूं, आपने करेंसी का दुकानदार बनके नीचे वाली करेंसी के बारे में सोचना है, ऊपर वाली को दफा करें, नीचे वाली का सोचें। यहां वापस आते हैं, दुकानदार बनके सोचें येन के साथ क्या होना है, आएगा, येन आएगा। दुकानदार बनके सोचें स्टर्लिंग के साथ क्या होना है, स्टर्लिंग आएगा। दुकानदार बनके सोचें डॉलर के साथ क्या होना है, और अगर एक करेंसी में सोचना मुश्किल हो रहा है, खैर है, दोनों सोच लें, दिरहम आने हैं और डॉलर जाने हैं, यूरो है और युआन है, यूरो जाने हैं, ये यूरो है, यूरो जाने हैं, युआन आने हैं। करेंसी दुकानदार बनके सोचना है इन करेंसी की आनिया जानिया, जो डिनोमिनेटर करेंसी की मूवमेंट है ना, वो वाला रेट है, ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है। करेंसी का दुकानदार बनके सोचना है और दोनों करेंसीज की आनिया जानिया सोचनी है। डिनोमिनेटर करेंसी की जो डायरेक्शन है डिनोमिनेटर की, वो वाला रेट है। समझ आएगा और मिसालों से बताऊं। करेंसी के दुकानदार को इधर बैठाना है, करेंसी का दुकानदार बनके करेंसी की आनिया जानिया देखनी है, जो डिनोमिनेटर करेंसी नीचे वाली करेंसी का एरो है, वो वाला रेट है। जी अच्छा, अब करेंसी की प्रैक्टिस होती रहेगी चैप्टर में। अब बस अब आगे मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। ये मैं आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा रहा था, बाय सेल, और ये 4 ही शक्लें हो सकती हैं उसमें करेंसी का इस्तेमाल करके। तो ट्रांसलेशन शॉर्टकट एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपको इजी लगे तो फिर इसमें ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाय सेल पहचानने की कोई मजबूरी नहीं है। आपने करेंसी का दुकानदार बनके इन करेंसीज की मूवमेंट चेक करनी है कि आने हैं पैसे के जाने हैं, और उसमें आपको ये वर्ब बहुत हेल्प करेगा। बहुत कम होगा कि आपको ये चीज हेल्प ना कर रही हो, वरना आपको यहां से क्लियरली पता चल जाया करेगा। देखिए ना, ये दुकानदार बैठा हुआ है, ये हम है, और ये हमारा कस्टमर है, या सप्लायर है। यूरो पे करना है, हमने इसको यूरो पे करना है, तो इसे लेंगे तो पे करेंगे ना, तो इसके पास से यूरो जाना है। हमें कस्टमर से दिरहम आने हैं, तो आएंगे तो हम इसको दे देंगे जाके। तो इन वर्डिंग से भी हेल्प मिलेगी ये। तो करेंसी का दुकानदार बनके आपने इन दोनों करेंसीज की मूवमेंट को सोचना है। नीचे वाली करेंसी का जो एरो है वो वाला रेट है। हाँ जी, इसके बारे में कुछ लिख लेना अपने आप को। चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब पढ़ते हैं कि करेंसी रिस्क है क्या, करना क्या हमने। ये बता दो सारा।
बता दो। यार ये नहाने एक बार साफ करा दे यार कपड़े से। अच्छा, करेंसी रिस्क क्या होता है, जिसको मैंने चैप्टर नाम ही रखा है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। इस पे करूंगा बात बाद में। अभी ना रिस्क से हटके बस एक एक्टिविटी है, ये समझ लें। नेटिंग एक होती है बायलैटरल नेटिंग और एक होती है मल्टीलैटरल नेटिंग। बायलैटरल में 2 कंपनीज हैं, मल्टीलैटरल में मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल समझा देता हूं तो वो हो जाएगा खुद ही। मल्टीपल समझा रहा हूं। मल्टीलैटरल नेटिंग, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है, इससे होता क्या है, वो मैं आपको ना एक एग्जांपल से सिखाता हूं। रिस्क नहीं पढ़ाना शुरू किया अभी। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट कुछ और चीज है। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट से पहले जस्ट एक टॉपिक है नेटिंग, बस वो समझा रहा हूं। ये एक एक्शन होता है, उसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। ये मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मल्टीलैटरल नेटिंग एक मिसाल से समझा रहा हूं। मल्टीलैटरल नेटिंग, एक ग्रुप है, इसमें पेरेंट सब्सिडरीज मल्टीपल कंपनीज हैं और वो सब कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में हैं और उन कंपनीज का आपस में एक दूसरे से पेएबल रिसीवेबल है। कंपनी ए ओज कंपनी बी, किसने किसको पैसे देने? ए ने बी को देने। जो ओ से पहले होता है उससे पैसे देने होते हैं। कंपनी ए ओज कंपनी बी $20 मिलियन। कंपनी सी ओज कंपनी बी $11 मिलियन। कंपनी बी ओज कंपनी सी €7 मिलियन। कंपनी बी ओज कंपनी ए स्टर्लिंग $4 मिलियन। कंपनी ए ओज कंपनी सी €30 मिलियन और कंपनी सी ओज कंपनी ए $12 मिलियन। ये इन्होंने आपस में एक दूसरे से पे रिसीव करना है और सेटलमेंट करेंसी है, होती है कुछ। सेटलमेंट करेंसी है डॉलर और स्पॉट एक्सचेंज रेट्स। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो अभी मार्केट में चल रहा है। स्पॉट एक्सचेंज रेट्स हैं डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.42 1.44 और डॉलर ओवर यूरो 1.1 और 1.2। वन जीरो और 1.2 और रिक्वायर्ड है मल्टीलैटरल नेटिंग। ये रिक्वायर्ड है। सवाल लिखें फिर सॉल्यूशन बताता हूं।
ये लिखा। अच्छा, मल्टीलैटरल रेटिंग क्या है ये मैं आपको सोल्यूशन से ना समझाता हूं। किया ये जाएगा कि इन सब के जो आपस में बड़े अजीब अजीब से फटे हैं, किसी देश को इतने देने, किसी इतने लेने, वो सब डिफरेंट करेंसीज में है। हम इन सब को किसी एक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं, ट्रांसलेट करेंगे। कन्वर्ट तो लगता है कि एक्चुअली कैश फ्लो होगा, जस्ट ट्रांसलेशन होगी। और वो कौन सी करेंसी होगी इनमें से बड़ा ही तय करेगा। मैंने कहा कि वो डॉलर है। तो अब होगा ये कि हम इन सारे रिसीवेबल पेएबल को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और ये एक्चुअली कैश फ्लो नहीं हो रहा होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रही होगी। जैसे अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं भी पढ़ी, अच्छा अगर पढ़ ली है तो फॉरेन कंसोलिडेशन, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो अगर हम वैसे वर्किंग करते हुए डॉलर की इनकम स्टेटमेंट को रुपीज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम डॉलर कहीं से लेके और उसके बदले रुपये दे रहे हैं, जस्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो हम इन सारी फिगर्स को सिंपली डॉलर में ट्रांसलेट करने लगे। जब एक्चुअली कैश फ्लो ही नहीं करने लगे तो बाय रेट लगाएंगे कि सेल रेट लगाएंगे? हम एक्चुअली कैश फ्लो करने लगे तो फिर बाय रेट और सेल रेट के चक्कर में नहीं पड़ना, हम निकालेंगे इनका एवरेज। उस एवरेज को कहते हैं मिड पॉइंट। तो क्या बना इनका एवरेज? 1.43 और डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.43, और इसका क्या बना? 1.11। अगर दिया ही सिंगल होता तो बस वो यूज करते, अगर बाय सेल है तो हमें करेंसी नहीं फ्लो करनी, तो इसलिए हम इनका एवरेज ले लेंगे, मिड पॉइंट। और फिर एक टेबल बनाएंगे। अच्छा, उस टेबल में करेंगे कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कॉलम भी, रो भी। अच्छा, अब ये मर्जी है आपकी, मैं इधर रिसीविंग और इधर पेइंग लिख देता हूं, लेकिन ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर पेइंग इधर रिसीविंग भी लिख सकते हैं। मैंने अभी बस रिसीविंग इधर और पेइंग इधर लिख दिया। अब इसको भरना कैसे है? ये तो 3 फिगर नहीं है। जो मैं फिगर यहां लिखूंगा, इस फिगर का मतलब क्या होगा? जो मैं यहां लिखूंगा, कंपनी ए पे कर रही होगी इतना कंपनी बी को, तो कंपनी बी रिसीव कर रही होगी। जो मैं यहां लिखूंगा वो क्या होगा? कंपनी सी पे करेगी कंपनी बी को इतना। तो ये जो फिगर्स वहां लिखी हुई हैं और इधर डैश इसलिए लगा दिया, तो ए और ए है ना। अब हमने करना यह है कि उन सारी फिगर्स को डॉलर में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि सेटलमेंट करेंसी इन सब के मशवरे से डॉलर तय हुई है। जैसे ए ने बी को देने हैं, ये तो ऑलरेडी डॉलर ही है, तो इस 20 मिलियन को मैं कहां लिखूं? ए ने देने हैं बी को। अगला क्या है? सी ने बी को देने हैं, वो भी डॉलर ही है, सी ने बी को देने हैं 11। अगला क्या है? बी ने सी को देने हैं, बी ने सी को देने हैं, लेकिन वो है 7 मिलियन यूरो। नहीं, हमें तो डॉलर चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर चाहिए हमें, डॉलर ऊपर है, मल्टीप्लाई 7 इंटू 1.11। अगला क्या है? बी ने ए को 4 मिलियन पाउंड देने हैं, बी ने ए को 4 मिलियन पाउंड देने, लेकिन वो पाउंड है, हमें डॉलर चाहिए। 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.43, 5.72। अगला क्या है? ए ने सी को 30 मिलियन यूरो देने हैं। डॉलर में आंसर चाहिए, डॉलर में जी। 30 इंटू 1.11, 33.3। अगला क्या है? सी ने ए को 12 मिलियन स्टर्लिंग देने हैं। ये सी ने ए को 12 मिलियन स्टर्लिंग देने, 17.16। ये 6 फिगर्स तसल्ली से देख लें, कोई नहीं समझ आई तो बताएं। ये सारा कुछ मैंने डॉलर्स में जो सेटलमेंट करेंसी तय हुई है उसमें लिखा।
हाँ जी, यहाँ तक नोटेड। अच्छा, अब चूंकि पेज पे ऐसे लिखना आसान है तो आप ना इन कॉलम्स का टोटल करें, कॉलम्स का। 0.88 40 पॉइंट है ये कंपनी सी ने रिसीव करना है वो 33 है एग्जैक्ट 33.0 तो ये टोटल हो जाएगा 40.0 1.11 था यार, 3 बनता है यार। 41.0। अच्छा, ये मैंने इस वक्त जिनका टोटल किया है वो रिसीट्स हैं कि पेमेंट्स हैं? रिसीट्स है ना, यानी इसका मतलब है कि कंपनी ए को टोटल इतना रिसीव होगा, कंपनी बी को इतना, कंपनी सी को इतना, और लिख भी देता हूं मैं यहां पर, ये रिसीट्स होंगी। अब आपने रोज का टोटल करना। $53.3। अच्छा, इसका टोटल करके यहां लिखने की बजाय ये ए का टोटल किया ना, यहां नहीं लिखना, इधर ही लिखना है क्योंकि अभी तो ए ही है। कितना बना? 0.3। पेमेंट है ना, आउटफ्लो। कंपनी बी की पेमेंट्स 13.49। अच्छा, अब टोटल किया ऐसे है लेकिन मैं बी के सामने लिख दे रहा हूं 13.49 पेमेंट है। 28.16। अब आप इस एबीसी के नाम को छोड़ के ये एबीसी का नाम देखें। ए ने टोटल इतना रिसीव करना है, इतना पे करना है, बी ने इतना रिसीव करना है, इतना पे करना है, सी ने इतना रिसीव करना है, इतना पे करना है। और अब कर लें रिसीट्स और पेमेंट का नेट 30.42 नेगेटिव 17.51 12.91 पॉजिटिव। अच्छा, अब ना इसका फायदा क्या हुआ और इसका ये रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है? फायदा ये हुआ कि एक्चुअल कैश फ्लो के लिए 3 करेंसीज इन्वॉल्व होनी थी, यानी डॉलर ने भी आना जाना था, स्टर्लिंग ने भी आना जाना था, पाउंड ने भी आना जाना, यूरो ने भी आना जाना था। लेट्स से कंपनी ए ने डॉलर भी पे करने थे, यूरो भी पे करने थे, उसको 2 फॉरेन करेंसीज में खेलना था। फिर इन सब अमाउंट्स को ऐड करें, सबको, बेशक डॉलर है मतलब करेंसी फर्क है, नंबर ऐड कर दें बस। कितना? टोटल 84 मिलियन का फ्लो होना था। जितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी। तो इनके आपस में एक तो मल्टीपल करेंसीज का एक्सपोजर था और दूसरा 84 मिलियन का फ्लो होना था। अब फायदा यह हो रहा है कि ना यूरो ते ना स्टर्लिंग, ए ने इसको इतने डॉलर देने हैं, इसको इतने डॉलर देने, बी ने सी ने कुछ पे नहीं करना। बी को नेट इतने डॉलर ए देगा और सी को नेट इतने डॉलर ए देगा। तो अब करेंसी का जो कैश फ्लो है वो भी थोड़ा हो गया और है भी सिर्फ डॉलर। तो ये होती है मल्टीलेटरल नेटिंग, जिसमें ग्रुप कंपनीज के आपस में बहुत सारे पेबल रिसीवेबल होते हैं। तो बजाय इसके कि वो ये सारी अमाउंट्स पे रिसीव करें, आपस में बैठ के मशवरा करके करेंसी तय करते हैं, उस करेंसी में सारे बैलेंसेस ट्रांसलेट हो जाते हैं और नेट रिजल्ट उससे एक तो मैग्नीट्यूड कम हो गया तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ती है और वो जो मल्टीपल करेंसी का एक्सपोजर था वो सिंगल करेंसी में आ जाएगा। ये होती है मल्टीलेटरल नेटिंग। सॉल्व करने का तरीका, मैट्रिक्स बनाएं, सारी कंपनीज के नाम एक तरफ रिसीव कह लें, एक तरफ पेमेंट कह लें, जितने बैलेंसेस हैं सबको सेटलमेंट करेंसी में लाएं और किस एक्सचेंज रेट पे? बाय पे, सेल पे, मिड पॉइंट पे, एवरेज पे। उनको जब सेटलमेंट करेंसी में सबको ट्रांसलेट कर लें तो फिर टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स का नेट कर लें। और अब जो एंड रिजल्ट बनेगा तो इससे एक तो फायदा यह है कि सिंगल करेंसी एक्सपोजर और दूसरा फायदा यह है कि मैग्नीट्यूड कम हो गया तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ये जो सामने एंड रिजल्ट निकला है, ए ने बी को 17.5 देना है और सी को 12.91 देना है। ये मल्टीलेटरल नेटिंग है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आए। अच्छा, पहले सवाल पे आए। पहले सवाल में कौन सी अटेम्प्ट का? इस 2011 वाले सवाल में खलदून कॉर्पोरेशन के नाम से रिक्वायरमेंट ए छोड़े
रिक्वायरमेंट बी क्या है? खुल्दून कॉर्पोरेशन के लिए बताएं मल्टीलैटरल नेटिंग से क्या फायदा हो रहा है। तो मल्टीलैटरल नेटिंग पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, कर दें, पार्ट बी कर दें, पार्ट बी आप सॉल्व कर दें। अगर सेटलमेंट करेंसी ना बताई हो तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की, अब्बा जी वाली करेंसी सेटलमेंट होती है। और ये जो आपको 3 मंथ फॉरवर्ड और ये जो इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं ये पार्ट ए के लिए दिए हैं, पार्ट बी का सिर्फ करने को। क्या जी? ये मैंने अभी भी अर्ज किया है कि जो फॉरवर्ड दिया हुआ है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये पार्ट ए के लिए, ये पार्ट बी के काम के लिए। मैंने स्पॉट लिया है ना, तो स्पॉट रेट यूज करना। फॉरवर्ड क्या होता है वो नहीं कराया अभी, तो स्पॉट रेट यूज करना।
छोटा सा सवाल है यार। डन। क्योंकि एक छोटा सा सवाल आप और कर रहे हैं, फिर मैं दोनों का नेट रिजल्ट कंपेयर करा रहा हूं, फिर ब्रेक दे रहा हूं। तो ये छोटा सा सवाल है, जल्दी जल्दी कर दे। हाँ जी, क्वेश्चन 1। अच्छा, जिन्होंने कर लिया है वो क्वेश्चन 2 भी करें। क्वेश्चन 2 दिसंबर 18 का है, और पूरा टेबल बनाने के बाद ना दोनों के सॉल्यूशन का एंड रिजल्ट अच्छी तरह कंपेयर करना, फिर मैं समझाऊंगा। जो आखिरी पैराग्राफ में बात की है ना, वो जरूर देखना। क्वेश्चन 2 भी कर दें, ऐसे ही टेबल है, उसको भी सॉल्व कर दें। संडे को फिर हम 2 से 5 मिल रहे हैं ना, आ रहे हैं आप? क्वेश्चन 1 से नहीं फारिग हुए? क्वेश्चन 1 से फारिग हो गए? क्वेश्चन 2 भी करना। क्वेश्चन 2 में गैर अखलाकी हरकत यह है कि जो एक्सचेंज रेट है ना, ये समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो इसमें आपको ना थोड़ा सा जनरल नॉलेज यूज करना पड़ेगा। जैसे पी के आर के कॉलम में देखें, पी के आर के कॉलम में सऊदी रियाल 34.4, तो ये 1 रुपया 34 रियाल का होगा, या 1 रियाल 34 रुपया का। हाँ, तो ये जो कॉलम है ये न्यूमरेटर है, रुपीज पर रियाल 34.4, रुपीज पर बांग्लादेश टका 1.63, रुपीज पर दिरहम 35.74। तो ये इस शक्ल के रेट है। इस टेबल में ना देख के पता नहीं चल रहा कि कौन सी करेंसी ऊपर है कौन सी नीचे है। तो यहाँ पर थोड़ा जनरल नॉलेज लगाया कि 1 रियाल 34 रुपए के, और ये है बहुत पुराना, अब कहाँ 34 अब 76 गए, बहुत पुराना है। तो 1 रियाल 34 रुपए का होता था, 1 रुपया 34 रियाल का नहीं होता था। तो इसलिए कॉलम में जो लिखा हुआ है रुपी वो न्यूमरेटर है, और जो रो में करेंसी का नाम लिखा हुआ है वो नीचे।
ये छोटा सा सवाल है यार। देर लगा दी भाई। दोनों के आखिरी रिजल्ट। अच्छा कर लेना, सोल्यूशन देखें, एक चीज दिखाऊं। अगर एक कर लिया तो दूसरा भी हो जाएगा। दोनों का सोल्यूशन बोले, एक उंगली रखें पेज पे और दोनों पेज एक्सेस में आपकी। पहले सवाल के टेबल के एंड पे अगर आप टोटल वाला कॉलम देखें, बिल्कुल एंड, तो टोटल 2200 समथिंग पे होना था, लेकिन इधर एंड रिजल्ट देखें तो नेट कितना पे हो रहा है क्वेश्चन 1 में 2। तो अब वो जो 2200 बिलियन की पेमेंट होनी थी, 2200 मिलियन का जो कैश फ्लो होना था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़नी थी, अब वो सिर्फ 295 मिलियन की पेमेंट होगी। तो मैग्नीट्यूड कम होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी। यहां पर सिर्फ इतना कहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी। क्वेश्चन 2 में वो कैलकुलेट करके दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चन 2 के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज दी हुई थी। सिर्फ ये फर्क पड़ा दोनों के सोल्यूशन में। क्वेश्चन 2 के टेबल के बिल्कुल आखिर में एक लाइन है नीचे, टेबल से नीचे, वही ग्रैंड टोटल और नेट रिजल्ट का डिफरेंस, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट परसेंटेज लगा के दिखा दी कि इतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगी। क्वेश्चन 1 में सिर्फ ज़बानी बात कर रहे थे क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज नहीं थी। क्वेश्चन 2 में वो कैलकुलेट करके दिखा दी। ये मल्टीलैटरल नेटिंग होती है। ओके, चले अगले लेक्चर में रिस्क शुरू करता हूं।